तो मॉडल पेपर का आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है कि सर कब मॉडल पेपर लेके आएंगे। बहुत सारे बच्चों को हमारे मॉडल पेपर बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो पूरा का पूरा पेपर हल करते हैं साथ साथ में। तो आज हम लोग मिलकर के इस पेपर को साथ साथ में हल करेंगे। इससे आपको एक आकलन हो जाता है कि मोटा मोटा आकलन हो जाता है कि एक तो कैसा पेपर आना है, दूसरा मोटा मोटा आकलन ये आ जाता है कि मैं कितने पानी में हूं, आप कितने पानी में हैं। भाई 10 गद्यांशों में 10 गद्य साहित्य के विकास के जो क्वेश्चन हैं उसमें आप कितने सही कर पा रहे हैं। जो गद्यांश और पद्यांश 4 दिए होते हैं उनमें से 2 आपके पढ़े हुए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बाकी के जो प्रश्न हैं, इसी तरह जो श्लोक आपने तैयार किए हैं क्या वो इस पेपर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैंने एक एग्जाम दिया था तो मैं मॉडल पेपर हल करता था, तो मुझे जितने मैं मॉडल पेपर हल करता था तो मुझे जितने अंक वहां पर मिलते थे मॉडल पेपर सॉल्यूशन के दौरान, यानी मैं अपने आप से मॉक टेस्ट देता था। तब ज्यादा ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, नेट का एग्जाम जिसे असिस्टेंट प्रोफेसर का कहते हैं, तो वो नेट का एग्जाम होता है, यूजीसी नेट पहले कराता था। तो मैं मॉडल पेपर हल करता था, तो जितना प्रैक्टिस सेट हल करता था मॉडल पेपर, और फिर जितने अंक आते थे जाकर के वहां पर एग्जाम में भी उतने ही अंक आते थे। यानी तो मैंने हल किया तो मुझे पता चला कि हाँ इस बार मेरा सिलेक्शन तो पक्का है, तो सिलेक्शन हुआ, पूरा एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने मॉडल पेपर में अपना आकलन कर रखा था और अपने कमजोर पक्षों को मैं वहां पर सुधारता था कि मान लो मुझे हिंदी गद्य साहित्य के विकास में भारतेंदु युग से जो 4 सवाल आए अपने को वो नहीं आते, तो अब मुझे भारतेंदु युग सही करना है। इस तरह से एक आपको सक्सेस मिलती है एग्जाम में, इस तरह आप एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो आइए इस मॉडल पेपर को भी हम लोग मिलके सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए। एक एक प्रश्न है, एकदम नया है, अभी मैंने बनाया है, और एक एक प्रश्न जो है वो चुनिंदा प्रश्नों में से एक है। आप देखेंगे तो आपको पीवाईक्यूज भी मिलने वाले हैं। तो पहला सवाल यहां पर लेते हैं हम, गद्य साहित्य के विकास पर आधारित जो सवाल है कि भूले बिसरे चित्र रेखा चित्र के रचयिता कौन है। देखो यहां पर भूले बिसरे चित्र नहीं है, यहां पर भूले बिसरे चेहरे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भूले बिसरे चेहरे। ये रेखा चित्र किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, अमृत राय का है, भगवती चरण वर्मा का है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। थोड़ा सा आंखों में चुभ रहा होगा पेपर, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कलर चूंकि अब पीला कलर ना लाओ तो बच्चे कहते हैं सर ये तो मॉडल पेपर अच्छा वाला है ही नहीं, तो इसलिए कलर पीला करना पड़ता है। ठीक है, आगे से मैं ब्लैक कलर में ही पीपीटी तैयार करवाता हूं। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर यहां पर सही जवाब हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, और पतन भी भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसी क्रम में भूले बिसरे चित्र भी भगवती चरण वर्मा का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते भी भगवती चरण वर्मा का है। तो ध्यान रखना, टेढ़े मेढ़े रास्ते, पतन, चित्रलेखा, ये सब भगवती चरण वर्मा के रचनाएं हैं। और बाकी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जो रेखा चित्र है भैया, ये भूले बिसरे चित्र है, चेहरे है। ठीक है, भूले बिसरे चेहरे। क्लियर? अमृत राय का आप जानते हैं, कलम का सिपाही इन्होंने लिखा है। कलम का सिपाही इनका याद रखना, कलम का सिपाही। अब इन 10 में से आप अपना आकलन करते रहिएगा कि कौन से आपने सही किए हैं। ठीक है, कितने सही किए हैं 10 में से, इसका आकलन आप जरूर करिएगा, ताकि ये आपको पता चलता रहे कि भैया हम कितने पानी में हैं और भाई हमें कितनी मेहनत करनी है। सवाल नंबर 2 आता है, और जहां जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अपनी एक जो कॉपी बना रहे हो, जो नोट्स आप तैयार कर रहे हो, जो जिस रजिस्टर जिस कॉपी पर लिख रहे हो, उसके पीछे मैं हमेशा बताता हूं, उसके पीछे आप 10 पेज यानी कि 5 पन्ने छोड़ दीजिए, और वहां पर पहला हेडिंग उसमें डाल लीजिए फुटकर पॉइंट्स, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या भूले बिसरे पॉइंट्स। ऐसा करके एक बना लीजिएगा अपनी कॉपी के बैक में। 5 पेजेस को, 10 पेजेस को मतलब 5 पन्नों को लेकर के बना लीजिए। फिर उसमें आप
जो गद्य पद्य साहित्य के विकास के आपने जो मान लो 10 में से आपके 5 पढ़े हुए आ रहे हैं और जो 5 पढ़े हुए नहीं आ रहे हैं उनको वन लाइनर में लिख लीजिए, पॉइंट्स को लिख लीजिए, वहां पर फुटकर पॉइंट्स के अंतर्गत नोट्स बना लीजिए, उसमें आप फुटकर पॉइंट्स लिखते रहिए और ये परीक्षा के एक दिन पहले या परीक्षा के दिन ही सुबह आप उनको पढ़ लीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि भैया इस तरह की तैयारी अगर आप करेंगे तो कोई रोक नहीं सकता 95 प्लस की। और हिंदी गद्य साहित्य के विकास, पद्य साहित्य के विकास में 10 में से 9 और 10 लाने की। देखो 9 आ जाए बहुत बड़ी बात होती है, 10 आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन 9 तो पक्का ही आते हैं क्योंकि एक सवाल हो सकता है ना पढ़ा है आपका। बाकी 10 में से तो 10 आ ही जाते हैं, लेकिन एक सवाल इन केस कभी हो सकता है, तो 9 तो क्लियर ही है। और जिसके 9 सही वो 95 प्लस ला रहा है पक्का। आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है। देखो विचार प्रवाह कह लो और विचार वितर्क, विचार प्रवाह और विचार वितर्क जो है, मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं। विचार प्रवाह, विचार वितर्क, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, संदेश रासक, इनमें से कौन सी है जो आलोचना साहित्य या आलोचनात्मक विधा से संबंधित रचना है? दरअसल ये जो सारी रचनाएं हैं वो आपको पता होगी हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं, लेकिन संदेश रासक जो है ये अब्दुर रहमान की रचना है। अब्दुर रहमान एक कवि हुए हैं, उनकी रचना है संदेश रासक। ठीक है, अब विचार प्रवाह, विचार वितर्क, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं तीनों। ठीक है, विचार प्रवाह, विचार वितर्क, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल क्या है? ये एक इतिहास ग्रंथ है। क्या है? ये एक इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, विचार प्रवाह, विचार वितर्क क्या है? ये एक निबंध संग्रह है या निबंध कह सकते हो। लेकिन जो साहित्य सहचर है ये आलोचनात्मक कृतियों में से आती है। तो आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखो कितना जबरदस्त सवाल आपके सामने आ गया, बहुत मस्त सवाल आ गया आपके सामने। ठीक है, चलो इसके बाद ये समझ में आया। अब तीसरा सवाल देखते हैं। दोनों सही हुए, जिनके सही हो जाए बाद में कमेंट कर देना, क्योंकि बाद वाली में कमेंट पढ़ रहा हूं, चैट वाली नहीं पढ़ पाऊंगा। आप समझ रहे हैं क्यों नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे यहां पर ध्यान देना है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? हंस है, कादम्बिनी है, करमवीर है, धर्मयुग है। देखो जो हंस है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है। करमवीर आप जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का है। धर्मयुग धर्मवीर भारती संपादन इसके किए थे। कादम्बिनी राजेंद्र यादव का है। ठीक है, पत्रिका है ना, सब पत्रिका है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद चलते हैं घ नंबर पे, भारतेंदु की पत्रिका नहीं है। मैं देखता हूं अगर ये ब्लैक हो जाता है तो एक बार मैं कोशिश करता हूं नाइट मोड में इसे ब्लैक करने। तो अब तो ये ब्लू हो गया, ब्लू रखें? ठीक है, चलो ब्लू रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियर है, मुझे तो लगता है एकदम क्लियर है। मैं इसको कर, ये कम आंखों में चुभ रहा है ना? हाँ ये कम चुभ रहा है। ठीक है, ये कम चुभ रहा है, चलो वही कर लेते हैं यार, कुछ भद्दा दिख रहा है मुझे लगता है। ठीक है, चलो वही कर लेते हैं। हाँ चलो, हिंदी की भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। देखो ये जो शब्द है मैं इसे शत्रु शब्द बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? मैं शत्रु शब्द इसलिए बोलता हूं इसको क्योंकि ये जो शब्द है ये गलत करवा देता, कभी कभी एक अंक को मार देता है, इसलिए हम इसे शत्रु कहते हैं। तो ध्यान नहीं देंगे आप तो। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है तो आनंद कादम्बिनी है। किसकी है भैया? ये बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन की है। किसकी है? बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन की है। और इन्हीं के एक नागरी नीरद भी याद रखना। और भारतेंदु जी की पत्रिका है हरिश्चंद्र चंद्रिका, तो ये तो भाई भारतेंदु युग की ही है। ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र की है। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है, इसलिए ये भी आपकी भारतेंदु युग की। कादम्बिनी नहीं है, कादम्बिनी छायावादोत्तर युग की पत्रिका है। बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। पांचवा सवाल लेते हैं कि हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड। ठीक है, हिंदी का जो प्रथम पत्र है उदंत मार्तंड, उसके संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे? नहीं, इन्होंने तो हिंदी प्रदीप का संपादन किया है। किसका किया है? हिंदी प्रदीप का संपादन किया है बालकृष्ण भट्ट ने। और ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र का है। किशोरी लाल गोस्वामी ने इंदुमती कहानी लिखी है। लाला युगल किशोर जो हैं
ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा, जो कि उदंत मार्तंड के संपादक हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि कम समय आपको बिताना पड़े स्क्रीन पर। परिवर्तन किस कवि की रचना है? तो परिवर्तन सुमित्रानंदन पंत की है। ठीक है, बापू के प्रति और परिवर्तन आपने पंत की पढ़ी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगा लहरी है, और उद्धव प्रसंग है, उद्धव शतक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का निराला का तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, ये सब निराला की रचनाएं हैं। सुदामा पांडे धूमिल, धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे है। और धूमिल जी कहते हैं कि एक व्यक्ति रोटी बेलता है, एक व्यक्ति रोटी खाता है, एक व्यक्ति रोटी बेलता है, एक तीसरा व्यक्ति है जो ना रोटी खाता है ना बेलता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। संसद से सड़क तक लिखने वाले कविता सुदामा पांडे धूमिल हैं। इनकी कविता मोचीराम है, जिसमें कहते हैं मेरे सामने न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे सामने हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मरम्मत के लिए पड़ा है। ये अपने हैं कौन? धूमिल। खा नंबर है आधुनिक युग की मीरा कौन है? तो महावीर वर्मा। भाई साहब नहीं, गलत लिख गया है, महादेवी वर्मा यहां लिख लीजिएगा, महादेवी वर्मा। और ऐसे मॉडल पेपर पाने के लिए आपको modelpaper.info वेबसाइट पे चले जाना है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अब जितने भी पेपर हम कराएंगे वो सब आपको डाउनलोड करना है, सबको पढ़ना है, सबकी प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह कौन है? तो पहले काव्य संग्रह की बात करें तो भारत भारती इनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है, कह सकते हैं। वैसे तो रंग में भंग भी था, लेकिन भारत भारती पहला माना जाता है। कानन कुसुम के रचनाकार कौन है? तो कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद का है। प्रेम पथिक, झरना, हमने क्या ट्रिक बताई थी उस दिन? बताओ, उस दिन क्या ट्रिक बताई थी? प्रेज आल काका बताई थी ना, प्रेज आल काका। तो प्रेम पथिक, झरना, आंसू लहर, कामायनी, कानन कुसुम, करुणालय, ये सब जो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, और महादेवी की तो जानते ही हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा। प्रिय प्रवास काव्य कृति में मुख्य रस कौन सा है? वैसे हिंदी खड़ी बोली की पहली कृति अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य आपसे पूछे, कृति नहीं महाकाव्य पूछे, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास किसने लिखा है? तो प्रिय प्रवास लिखने वाले हैं अपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी। प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, वैदेही वनवास, रस कलश जैसे लिखने वाले हैं हरियोध जी। ठीक है, तो वियोग श्रृंगार रस है ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम क्या कहते हैं? विप्रलंब श्रृंगार भी कहीं कहीं लिखा होता है। विप्रलंब श्रृंगार, तो एक ही बात है, वियोग श्रृंगार कहे या विप्रलंब श्रृंगार कहे। आगे है गद्यांश, जो कि आप सभी को पता है। दिए गए गद्यांश में पहला गद्यांश कहां से है? मैंने ट्रिक बताई थी कि गद्यांश कैसे पहचानने हैं। तो गद्यांश पहचानने के लिए आपको क्या करना, मैंने कहा था कहीं राष्ट्र मिल जाए, कहीं पृथ्वी मिल जाए, कहीं माता भूमि मिल जाए, तो राष्ट्र का स्वरूप होता है। तो ये यहां पर धरती माता मिल गई, हम समझ गए राष्ट्र का स्वरूप से है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? तो आपका सही जवाब क्या हो गया? माता के गर्भ में असंख्य अमूल रत्न, अमूल्य भंडार भरे हुए हैं, और इन्हीं वसुओं को धारण करने से ये धरती माता वसुंधरा कहलाई है। क्योंकि जो वसुओं को धारण करती है, जो रत्नों को धारण करती है, वही वसुंधरा कहलाती है। तो हमारी धरती माता से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इसका परिचय प्राप्त करना या इसके बारे में जानना न चाहेगा। ठीक है, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को, अब यहां पर मुझे सिर्फ प्रश्न पढ़ना है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो यहां से ही आपको उत्तर मिल गया, ये इसी में ढूंढो कि लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है, और यहीं से हमारा उत्तर मिल गया। कहां से मिलेगा? कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है।
बस हो गया उत्तर इतना ही। ठीक है, चलो भाई। तीसरा है गद्यांश में राष्ट्र निर्माण के लिए किस प्रथम तत्व की बात की गई है? तो भैया पृथ्वी की बात की गई है। पृथ्वी, किसकी बात की गई है? पृथ्वी की बात की गई है। पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा गया है? तो कहां इसका उत्तर मिलेगा? इसी गद्यांश में मिलेगा। धरती माता की कोख में, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, जो काट दीजिएगा, अमूल्य निधियां भरी हैं, इसी के कारण वह वसुंधरा कहलाई है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया। अगला गद्यांश देखो। अरे बहुत छोटा गद्यांश है, लेकिन देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। अब आप इस गद्यांश को समझिए। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता। बीमार के पास लंबा मुंह नहीं, आते ही उन्होंने कहा, भाषा सुथरी, उच्चारण स्पष्ट और साफ, और स्वर आदेश का। ऐसा आदेश, आदेश न अधिनायक का न अधिकारी का, पूर्णतया मां का, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद में। अब यहां पर मुझे पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया, पर इतना जरूर समझ में आया है कि मां की चर्चा सिर्फ एक पाठ में हुई है, जिसका नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, जिसमें मां और मदर की चर्चा हुई है। तो ये मदर का मां है। ठीक है, तो इसलिए ये रॉबर्ट नर्सिंग होम, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। संदर्भ लिखेंगे ऐसे, संदर्भ लिखिए, हेडिंग डालिए, लिखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग से रॉबर्ट नर्सिंग होम नामक रिपोर्ताज से उद्धृत है। इसके लेखक प्रसिद्ध रिपोर्ताज एवं प्रसिद्ध साहित्यकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, अब यहां क्या है? यहां पूरा ही रेखांकित क्या ही है, 3 लाइनें हैं, तो सब कुछ तो लिखना है। तो लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि मदर की जो भाषा थी वो साफ सुथरी थी, उच्चारण एकदम उनका स्पष्ट था। इतने बुजुर्ग होने पर भी उनका उच्चारण एकदम स्पष्ट और भाषा उनकी साफ सुथरी थी, जबकि वह हमारे देश की नहीं थी। परंतु उनका जो स्वर था वो हमेशा आदेश का स्वर रहता था। लेकिन उनके आदेश के स्वर में भी उनका जो आदेश था वो अधिनायक का, किसी राजा का, किसी अधिकारी का, किसी शासक का आदेश नहीं था। उनका जो आदेश का स्वर था वो सिर्फ और सिर्फ एक मां के आदेश का स्वर था। मां का आदेश जिस तरह सिकंजे से होता है और अंत गोद में होता है, अर्थात मां नारियल की तरह होती है। यानी मां जब आदेश देती है तो बड़ा कटु लगता है, बड़ा खराब लगता है। अर्थात वो जब आदेश देती है तो प्रेम से नहीं देती है, लेकिन अंततः वो बहुत प्रेम करती है। तो मां के आदेश के समान था कि मां जब आदेश देती है तो भले ही थोड़ा सा कटु लगे, परंतु अंततः उसी की गोद में नींद आती है, उसी की गोद में हम विश्राम लेते हैं, प्यारी सी मीठी सी गोद में ही वो सुलाती है। तो इसी तरह मदर का आदेश था। अब ये कौन है मदर, किस मदर के बारे में बात की गई, वो आगे गद्यांश में मैं समझाऊंगा। अभी क्यों नहीं बताया मैंने? क्योंकि अभी मैंने सस्पेंस बरकरार रखा कि सोचो मदर टेरेसा हैं, सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड हैं, या मदर मार्गरेट हैं, किसके बारे में बात की गई? कौन है भाई? हाँ भाई साहब, फोन बज जाता है कभी कभी, बजने दो, फोन का काम है बजना। तो या तो मदर मार्गरेट होंगी या फिर मदर टेरेसा होंगी। अब आप सोचिए, फिर मैं आगे बताता हूं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपकी हो ही गई। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। इसका आशय बताओ, यहां पर लिख लो आशय, ये प्रश्न नहीं, प्रश्न बना नहीं। आशय क्या है यहां पर? हाँ, उद्धरण चिन्ह। हिंदी में चिन्हों का बड़ा महत्व भाई साहब, उद्धरण चिन्ह जरूर लगाओ, इन्वर्टेड कामा जरूर लगाना। तो लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, मदर ने कहा। अब वो जो मदर है उनका नाम भी आपको लिखना। मैं क्यों सस्पेंस बरकरार किए हूं, पहला यहां सवाल ही मैं कर देता हूं। गद्यांश में किस नर्स के बारे में बात की गई है? तो यहां लिख दीजिएगा मदर टेरेसा।
मदर टेरेसा, टेरेसा लिख दो, मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा तो लिखिएगा, मदर टेरेसा आती हैं और आते ही मरीजों के सामने बैठे हुए व्यक्तियों से कहती हैं कि मुंह लटका के मत बैठो, अर्थात बीमार व्यक्ति के पास उदास, हताश और निराश होके बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो बीमार व्यक्ति होता है वो हतोत्साहित होता है और वह भी दुखी होता है और वो अपनी बीमारी को लेकर तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए लंबा मुंह और वो तनावग्रस्त, तनाव देने वाली बातें, जो अमंगल सूचक बातें हैं, अपशगुन सूचक बातें हैं, ऐसी बातें कभी भी बीमार के साथ बैठकर नहीं करनी चाहिए। लंबा मुंह लटका के कभी भी बीमार के पास नहीं बैठना चाहिए। इसीलिए मदर टेरेसा समझाती हैं कि लंबा लटका हुआ अर्थात उदास चेहरा मरीज के पास लेकर नहीं आना चाहिए। मुस्कान के साथ, प्रफुल्लित होकर के, प्रसन्नता के साथ मरीज से मिलना चाहिए। इससे मरीज में उत्साह वृद्धि होती है और मरीज की आधी बीमारी तो इसी से ठीक हो जाती है। आप जाइए, देखिए डॉक्टर साहब कितने प्रेम से बोलते हैं, और अच्छे हैं आप, क्या तबीयत ठीक है, अच्छी है, बढ़िया है, तो आपका आधी बीमारी तो ऐसे दूर हो जाती है ना। तो नर्स कौन है? मदर टेरेसा। गद्यांश की भाषा शैली क्या? भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और शैली वर्णात्मक है, रिपोर्टाज वाली है ना। अब दो पद्यांश आते हैं कि कारा थी संस्कृति विगत भित्ति बहुधर्म, काराति संस्कृति विगत भित्ति बहुधर्म, जाति गति रूप नाम बंदी जग, जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, हो आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नानृतम, जयति सत्यम मां भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। तो कारा माने जेल, संस्कृति माने कल्चर, विगत माने बीती हुई, भित्ति माने दीवार, बहु माने बहुत सी, धर्म, जाति, गति, स्थिति, रूप और नाम की दीवारें थी। जो हमारी विगत संस्कृति थी, पहली बात कहां से ली गई? बापू के प्रति। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं जो हमारी विगत संस्कृति थी, पंत जी कहते हैं जो हमारी विगत संस्कृति थी, पुरानी संस्कृति थी, यानी जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो वह जो संस्कृति थी वह कारागार से कम नहीं थी। वह कारागार अर्थात जेल के समान थी। उसमें बहुत सारी दीवारें थी, बहुत सारी धर्म की, जाति की, स्थिति की, ऊंच नीच की, भेदभाव की, रूप की, नाम की, काले गोरे की, तमाम दीवारें थी। बंदी जग, और इन्हीं दीवारों में ये जो जग था, जगजीवन अर्थात संपूर्ण संसार, संपूर्ण जगत, ये भारत के जो संपूर्ण लोग हैं सब इसी कारागार में, इसी इन्हीं दीवारों, इन्हीं चार दीवारी में कैद थे और लड़ रहे थे। भू विभक्त, भू माने धरती, धरती बटी हुई थी, सबकी धरती बटी हुई थी। विज्ञान मूढ़, और वैज्ञानिक प्रगति के कारण लोग विज्ञान पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। विज्ञान मूढ़ व्यक्ति थे, लोग विज्ञान पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जन प्रकृति काम, जन माने लोग, प्रकृति का, प्रकृति को, काम माने इच्छा करते थे, अर्थात प्रकृति को अपने हिसाब से प्रकृति का दोहन कर रहे थे। संपूर्ण संचालन प्रकृति को अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य चलाना चाह रहा था। लेकिन आए तुम, कौन आया? महात्मा गांधी आए। मुक्त पुरुष, हे मुक्त पुरुष तुम आए, और ये कहने आए, इस संसार को बताने आए कि जो जड़ बंधन है वो सब मिथ्या है, केवल एक राम सत्य है। नानृतम जयत, अन्यतम माने झूठ या असत्य, असत्य की जीत नहीं होती, सत्य की होती है। मां माने मत, भय माने डरो। ये संस्कृत काल की लाइन है। ना माने नहीं, अन्यतम माने झूठ की, जयत माने जय होती है, सत्यम माने सत्य की होती है, मां माने मत, भय माने डरो। कहते हैं कि सत्य की नहीं, असत्य की नहीं, सत्य की जीत होती है, इसलिए मत डरो। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, हे ज्ञान की ज्योति,
मेरे महात्मा गांधी जी, आपको प्रणाम है। ठीक है। विगत संस्कृति की कौन कौन सी दीवारें थीं? विगत संस्कृति की जो दीवारें थी, धर्म, जाति, रूप, नाम, ठीक है, ऊंच नीच आदि की दीवारें थीं। जड़ बंधन मिथ्या है और राम सत्य है, ये उद्घोष करने कौन आया? तो महात्मा गांधी आए। नानृतम जयत सत्यम का अर्थ क्या है? कि असत्य की नहीं बल्कि सत्य की जीत होती है। अंश की व्याख्या बता ही दी। कविता का शीर्षक बापू के प्रति, रचनाकार पंत जी हैं। यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन में भी जाकर रहो सेवन में, यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष रूबा रोदन में, यही आता है इस मन में। और एक जगह कबीरदास भी जी कहते हैं कि यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ। कुछ ऐसी ही वेदना यहां पर भी व्यक्त हुई है। उर्मिला कहती है, मैं पूरा पढ़ दूंगा बाद में, पहले इसका अर्थ बता देते हैं। उर्मिला कहती है, क्या कहती है? कि यही आता है इस मन में। उर्मिला कहती है कि मेरे मन में बार बार यही इच्छा जागृत हो रही है, यही बात आ रही है, यही विचार आ रहा है कि मैं ये सब धन धाम धरती सब छोड़कर, राजपाट सब छोड़कर, संपूर्ण वैभव को त्याग कर, ऐश्वर्य को त्याग कर, धन को त्याग कर, उसी प्रकार वन में जाकर के रहने लगूं जिस प्रकार मेरे प्रियतम लक्ष्मण वन में रहते हैं। इसी के साथ उर्मिला कहती है कि प्रिय के व्रत में विघ्न न डालो। फिर विचार करती है उर्मिला कि अगर मैं भी वहां जाकर के रहूंगा तो वहां तो उनके व्रत में बाधा पड़ेगी, विघ्न पड़ेगा। तो विचार करती उर्मिला कहती कि मैं अपने प्रिय के व्रत में बाधक भी नहीं बनना चाहती, बिल्कुल भी बाधक नहीं बनना चाहती। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, इसलिए मैं उनके निकट रहते हुए भी उनसे दूर ही रहूंगी। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, कि मैं चाहती हूं मेरी यह विरह व्यथा यथावत बनी रहे, परंतु साथ ही उसका समाधान भी भरपूर होता रहे। कहने का मतलब यह है कि मैं शारीरिक रूप से उनसे दूर रहूंगी, किंतु बीच बीच में उनके दर्शन करके अपनी विरह व्यथा को दूर करती रहूंगी। तो इस तरह मेरे अंदर विरह भी बनी रहेगी और विरह दूर भी रहेगी। यही मेरे मन में आता है कि मैं उनके दर्शन कर लूं। कहती बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, ओट माने आड़, ये ओर नहीं है, ओट, ओट माने आड़ से। कहती है कि मैं अपने प्रियतम के समीप रहते हुए भी दूर रहूंगी और बीच बीच में उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं झुरमुट की ओट से अपने प्रियतम के दर्शन करती रहूंगी, देखती रहूंगी। और जब वे निकल जाएं, जब उस राह से वे निकल जाएंगे, तब लेटूं उसी धूल में लौट, तब मैं उसी धूल में लूट जाऊंगी। अर्थात जिस मार्ग से वे जाएंगे उस मार्ग की धूल में लौटती हुई लेटी रहूंगी। इससे मैं अपने आप को धन्य करूंगी। रहे रत वह निज साधन में, रत माने लीन, और वह अपने साधन में लीन रहेंगे। इस प्रकार यही मेरे मन में आता है। ठीक है, तो व्याख्या बता ही दी है और संदर्भ समझ ही गए। गीत मैथिली शरण गुप्त का साकेत से लिया गया है। पद्यांश का भाव क्या है? वो भी वही बात है। पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य लिख दो, तो भैया काव्यगत सौंदर्य जब बोलेगा तो रस छंद अलंकार लिख देना, रस छंद और अलंकार लिख देना। तो यहां पर विशेष रूप से रस छंद अलंकार क्या ही लिखोगे, वियोग श्रृंगार रस लिख देना। और छंद तो यहां मुक्त है, क्योंकि वो भाई साहब इसमें कोई छंद विशेष का प्रावधान नहीं है, गीत शैली है, तो छंद गीत लिख दीजिएगा, गेय पद छंद लिख सकते हैं। और अलंकार विशेष रूप से कोई यहां पर उल्लिखित नहीं है,
तो आप इस प्रकार से जब उल्लिखित अलंकार नहीं है तो अनुप्रास भी इनका लिख सकते हो। बीच बीच में आया है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी लिख सकते हो यहां पर, ठीक है, साथ साथ, तो ये आने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो तुम ऐसे लिखना कि साथ साथ और बीच बीच शब्दों की पुनरुक्ति होने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। पद्यांश में नायिका के मन में किस प्रकार के विचार व्यक्त हो रहे हैं, तो विचार क्या व्यक्त हो रहे हैं आपको पता ही है। उर्मिला बार बार कहती है कि मेरे मन में यही इच्छा जागृत हो रही है कि मैं सब धन धाम राजमहल दौलत सब संपूर्ण वैभव त्याग कर उसी प्रकार वन में जाकर रहूं जिस प्रकार मेरे प्रीतम वन में रहते हैं, और यही इस पंक्ति का भाव भी है। इसके बाद भैया साहित्यिक परिचय आएगा, कैसे लिखना है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, उस वीडियो को देख लीजिएगा। वासुदेव शरण, कन्हैयालाल मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरियोध, मैत्री शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए या फिर भाषा शैली की दृष्टि से लाटी कहानी की समीक्षा कीजिए। हालांकि मुझे लगता है लाटी साहित्यिक में है ना। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो खंड काव्य में आपको चरिचित्रण पर विशेष ध्यान देना है, सारांश और चरिचित्रण पर अपने जनपद के अनुसार। फिर खंड खा आता है, हाँ, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच, जैसे याज्ञवल्क्य आपने देखा, आपको पता होगा ये पाठ जो है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से लिया गया है। तो याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, इसे सब लोग देख सकते हैं, साहित्यिक हिंदी वाले भी देखें, सामान्य वाले भी देखें। हालांकि ये सामान्य हिंदी के लिए पेपर है, लेकिन साहित्यिक वाले भी देखेंगे। कब तक? देखो सब आप, मैं सामान्य हिंदी का पेपर लेके आऊं चाहे साहित्यिक हिंदी का, मैं एक बात क्लियर कर दूं, साहित्यिक और सामान्य हिंदी में मतलब कोई नहीं है, बस अंतर केवल व्याकरण का है, बाकी पूरा कंटेंट वही रहता है, इंपॉर्टेंट चीजें वही रहती हैं। तो सबको सब पेपर देखने हैं, साहित्यिक वालों को सामान्य का भी देखना है, सामान्य वालों को साहित्यिक का भी देखना है, बट ध्यान अपने पेपर के बारे में रहना है, पैटर्न अपना ध्यान रखो, देखो सब पेपर। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से उवाच माने कहा, उवाच माने कहा, मैत्रेयी, हेरे मैत्रेयी, उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि, मैं इस स्थान से ऊपर उठ रहा हूं, अर्थात इस आश्रम से अगले आश्रम की ओर जा रहा हूं। तो उद्यासन का अर्थ क्या है, इसका लिखोगे कि इस स्थान से, मतलब इस आश्रम से अगले, ऊंचे उठ रहा हूं, उद्यासन माने ऊंचे उठ रहा हूं, ब्रैकेट में लिखोगे अर्थात इस आश्रम से अगले आश्रम की ओर जा रहा हूं। अहम माने मैं, अस्मात् माने इस, स्थानात् माने स्थान से, अस्मि माने हूं, मैं इस स्थान से ऊपर उठ रहा हूं, अर्थात अगले आश्रम की ओर जा रहा हूं। ततः माने इसलिए, ते माने तुम्हारा, अनया माने इस, कात्यायन्या से, कात्यायनी से, विच्छेदम माने विच्छेद, करवाणी माने करवा दूं, इसलिए तुम्हारा इस कात्यायनी से विच्छेद करवा दूं, बंटवारा करवा दूं। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बुद्धिमान थी, बुद्धिमती थी, बोली, यदि सर्वम, यदि लिखा ना, तो यदि इयम, यदि माने यदि, इयम माने यह, सर्वा माने संपूर्ण, पृथ्वी माने पृथ्वी, वित्तेन माने धन से, पूर्णा माने पूर्ण, स्यात् माने होगी, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण होगी, तत् माने तो, किम माने क्या, तेन उस माने उससे, अहम माने मैं, अमृता माने अमर, श्याम माने हो जाऊंगी, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाएगी तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच नेति, याज्ञवल्क्य बोले नहीं, यथैव उपकरणवताम जीवनम, जैसा उपकरणवताम माने साधन संपन्न लोगों का जीवनम माने जीवन होता है, तथैव माने वैसा ही, ते जीवनम स्यात्, तुम्हारा जीवन हो जाएगा। तो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से लिया गया है। सीक्रेट की बात यह है कि संदर्भ जरूर लिखिएगा, अन्यथा 2 अंक कोई बचा नहीं सकता है। हाँ, अब वो नहीं आता है तो ये कर दो, बताओ कहां से आया है, तो ये जातक कथा से आया है। कौन सा जातक कथा है, उलूक जातकम है। अतीते प्रथम कल्पे, विगत प्रथम कल्प में, जनाह माने लोगों ने, एकम अभिरूपम माने एक सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्णम संपूर्ण आकृति से परिपूर्ण, पुरुषम माने पुरुष को, राजा नम अकुर्वन राजा बनाया, चतुष्पदा अपि चौपायों ने भी, सन्निपत्य माने एकत्रित होकर, एकम सिंहम राजा नम अकुर्वन एक सिंह को राजा बनाया, ततः शकुनी गणाह इसके पश्चात पक्षियों ने भी, हिमवत प्रदेशे हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन पाषाणे एक पत्थर पर, सन्निपत्य माने इकट्ठा होकर के,
मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है, तथा चतुष्पदेषु च, और चौपायों में भी, अस्माकं पुनर्तरे राजा नास्ति, हमारे मध्य में राजा नहीं है। तो इस तरह आप लिख दीजिएगा। अब जो पद्यांश आए, श्लोक आए हैं, एक बच्चा हमसे कह रहा था सर केवल सुभाषित रत्नानी से याद कर लें तो क्या हो जाएगा? भाई अपने को क्या समझ में आता है कि केवल सुभाषित रत्नानी पर केवल अपने को भरोसा करना नहीं है, क्योंकि अपने को अगर 95 प्लस लाने का टारगेट है तो केवल सुभाषित रत्नानी पर भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि 99% हम भी श्योर हैं। ऑल राइट गाइस, क्यों 99% हम भी श्योर हैं कि अगर आप सुभाषित रत्नानी चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसका एक भी श्लोक आपको मिस नहीं करना है, तो 99% श्योर हैं कि आपको मिल जाएगा एक श्लोक। बट 1% में डाउट भी रहता है। अब यूपी बोर्ड में बनते हैं सेट 7 में कहां कहां से आ जाए कुछ पता नहीं, बट हाँ मुख्य रूप से आपको सुभाषित रत्नानी तैयार कर लेना है, महामना मालवीय का एक श्लोक है वो तैयार कर लेना है, और बाकी विशेष आप जितने कर सकें अच्छा है। अब देखो ये कहां से आया आपको पता होगा, ये सुभाषित रत्नानी से नहीं है। ये कहां से है? ये भोजस्य औदार्यम से है भैया। कहां से है? भोजस्य औदार्यम से है। भोजस्य औदार्यम कहां से है? भोजस्य औदार्यम। हाँ, मजाक की बात नहीं चल रही है इधर। भोजस्य औदार्यम से है। 2 अंक पक्का कर लीजिए जब आपको संदर्भ पता होगा। कैसे? विरल विरला स्थूल तारा कलाव्यू सज्जना, मनयु मुने सर्वत्रैव प्रसन्नं, भूर्नभः अपसरति च ध्वान्तं, चित्तात् सताम्यु दुर्जनः, व्रजति च निशाक्षिप्रं लक्ष्मी अनुद्यामी नामयु। बड़े ध्यान से आपने पढ़ा श्लोक। विरल विरल माने दूर दूर तक, स्थूलाह माने मोटे मोटे, ताराह माने तारे, कलऊ माने कलयुग में, यू माने की भांति। यहां पर व्यू लिखा, कलऊ यू, यहां पर कलऊ यू, कलऊ धन यू, और एचो अयवायावह अयादि संधि से यहां पर कलाविव हो जाता है। तो कलऊ माने कलयुग में, यू माने की भांति, कलयुग की भांति, सज्जना माने सज्जन। अब यहां पर राजा कहते हैं भाई साहब आप प्रभात का वर्णन कीजिए, तो कवि प्रभात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बिरल बिरला स्थूल तारा, दूर दूर तक मोटे मोटे तारे दिखाई दे रहे हैं। कलऊ सज्जना, कलयुग में सज्जनों की भांति, कलयुग में सज्जनों की भांति दूर दूर बड़े बड़े तारे ही दिखाई दे रहे हैं। ये प्रातः का वर्णन करना है, वही प्रातः का वर्णन कर रहे हैं। मन इव मुने हैं, मन इव मुने हैं, मुनि के मन की भांति, सर्वत्रयु माने सब जगह ही, प्रसन्नम माने स्वच्छ साफ, भूम माने हो गया है, नभा माने आकाश। आकाश मुनि के मन की तरह सर्वत्र स्वच्छ हो गया है। अपसरति च ध्वांतम, चा माने और, अपसरति माने दूर हो रहा है, ध्वांतम माने अंधकार, चित्तात माने हृदय से, सताम्यु माने सज्जनों के, दुर्जनः माने दुर्जन, सज्जनों के हृदय से दुर्जनों की भांति, सज्जनों के हृदय से दुर्जनों की भांति अंधकार दूर हो रहा है। अंडरस्टैंड? ब्रजति च निशा क्षिप्रम, क्षिप्रम माने तीव्र गति से, लक्ष्मी अनुद्यामिनाम इव, अनुद्यामिनाम माने अनुद्यमियों की भांति, यानी जो काम धंधा नहीं करते हैं, अनुद्यमियों की भांति, अनुद्यमियों की भांति। ब्रजति माने छोड़ रही है, चा माने और, निशा माने रात्रि, और रात्रि तेजी से भागी जा रही है, क्षिप्रम माने तीव्र गति से, निशा माने रात्रि, ब्रजति माने त्याग रही है, छोड़ रही है, रात्रि तीव्र गति से छोड़ रही है, अनुद्यमियों की लक्ष्मी की भांति, अनुद्यमियों की
जैसे अनुद्यमियों को लक्ष्मी त्यागती है, उसी प्रकार जो रात्रि है वो तेज गति से त्याग रही है, अर्थात भागी जा रही है। समझ में आई बात? हाँ, चलो भाई, फिर से मैं बता देता हूं कि कलयुग में सज्जनों के समान दूर दूर बड़े बड़े तारे ही दिखाई दे रहे हैं। मन और मुनि के मन की भांति जो जो आप आकाश है वह स्वच्छ हो गया है सर्वत्र, और अंधकार सज्जनों के हृदय से दुर्जन की भांति अंधकार नष्ट हो रहा है, अंधकार दूर हो रहा है, और अनुद्यमियों की लक्ष्मी की भांति रात्रि तीव्र गति से जा रही है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्यहंतारम माने कार्य बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे माने सम्मुख, प्रियवादिनम माने प्रिय बोलने वाले, वर्जयेत माने त्याग देना चाहिए, तादृशम माने ऐसे, मित्रम माने मित्रों को, विष्कुंभम माने विष के घड़े को, पयोमुखम जिसके मुख में दूध हो। ठीक है, तो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले और सम्मुख प्रिय बोलने वाले, पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाले और सम्मुख प्रिय बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार विष का घड़ा जिसके मुख में दूध होता है त्याग दिया जाता है। ठीक है, अब भैया मुहावरे आते हैं 2 अंकों में। यहां से सामान्य हिंदी का ही काम है केवल, बाकी पढ़ते रहो सब लोग, आगे और काम आएगा, रस छंद अलंकार मुहावरे। वो अकल का अंधा होना, निहायती मूर्ख, पूर्ण मूर्ख होना, कूप मंडूक होना, संकीर्ण ज्ञान वाला होना, ईमान बेचना, अत्यधिक बेईमान होना, धूल में मिलाना, नष्ट कर देना। अब अपठित गद्यांश आया है। आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। जब भी आप गद्यांश पढ़ेंगे हर लाइन से आपको क्वेश्चंस बनाते चले जाना होगा, तो यहां पर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। तो पहला, आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। अब पहला ही प्रश्न यहां देखो, जीवन का परम उद्देश्य क्या है, यहां पर पहला ही प्रश्न का उत्तर मिल गया, आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। दूसरा सवाल, आचरण के विकास के संबंध में क्या विचार आवश्यक है? तो आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सबका आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। ये यहां से लिख दीजिएगा। आध्यात्मिक और संगठनकर्ता लिखा है, आध्यात्मिक और संगठनकर्ता। ठीक है, तो इसका क्या करना है, शब्दों का अर्थ बताना है। तो देखो, आध्यात्मिक जिसका संबंध आत्मा, मानव चेतना और आध्यात्म से हो। ठीक है, जिसका संबंध आध्यात्मिक किसे कहते हैं, जिसका संबंध मानव चेतना आध्यात्म से हो, जिसका संबंध आत्मा, मानव चेतना, अध्यात्म से हो, आध्यात्मिक है। संगठनकर्ता का मतलब होता है जो किसी चीज का निर्माण, गठन या संयोजन करने में सहायक हो, जो संगठित करने वाला हो, यानी किसी चीज को कुल मिला के निर्माण करना, संयोजन करना संगठन करता होता है। 11वां सवाल है, निम्न में से शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अम्ब और अम्बु। देखो, अम्ब माने अम्मा, माता, मैया, अम्बु माने जल, तो पानी और माता पहला ही सही हो गया। श्रवण और श्रमण। श्रमण माने सन्यासी होता है या भिक्षु कह सकते हो, और श्रवण माने होता है सुनना या सावन, तो सुनना और सन्यासी लगा लीजिए। फिर इसके बाद कहता है निम्न में से, अच्छा एक और हो गया, हाँ दोनों हो गया। फिर एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। कंचन के 2 अर्थ देखो, कंचन माने वैसे क्या होता है, स्वर्ण होता है, और कंचन माने सुंदर भी होता है। किसी की सुंदर काया है तो कहोगे कंचन काया है, सुंदर काया है। और अंश का मतलब, एक अंश का मतलब भाग होता है, एक अंश का मतलब होता है अंश मतलब भाग, और एक अंश का मतलब क्या होता है, अंश माने
भाग भी होता है, अंश माने कंधा भी कह सकते हो, लेकिन कंधा यहाँ इस अंश माने नहीं, इस अंश माने कंधा होता है, ये कंधा है। ठीक है, तो अंश माने भाग, अंश माने डिग्री। ठीक है, डिग्री मतलब 90 अंश का कोण है तो 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो कंधा नहीं लगाएंगे, कंधा नहीं होगा, भाग और डिग्री लिख सकते हो। कर्ण क्या होता है? कर्ण, तो कर्ण वैसे तो कुंती पुत्र कर्ण, अरे यार, हाँ, कुंती पुत्र कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण। और दूसरा कर्ण कौन है? कर्ण माने कान भी होता है, और एक कर्ण माने नौका भी होता है। ठीक है, नौका भी होता है। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसको हम कहते हैं सत्यनिष्ठ। जो वंदना करने, हाँ, जो सत्य के लिए आग्रह करे वो सत्याग्रही होता है। जो सत्य बोलने का के लिए प्रतिबद्ध है वो सत्यवादी है, वचन है। ठीक है, सत्य में व्रत रखने वाला सत्यव्रती। जो वंदना करने योग्य है वो वंदनीय है। ठीक है, जो आदर करने योग्य है आदरणीय है, सम्मान करने योग्य है सम्माननीय है, पूजा करने योग्य है पूजनीय है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर है दो वाक्यों को शुद्ध करना है, तो मोहन रोटी मोहन ने खाई नहीं, मोहन ने रोटी खाई, तो ये यहां पर लिखना है। दीपक प्रज्वलित कर दो, प्रज्वलित ऐसे नहीं लिखेंगे, प्रज्वलित सही शब्द होगा, प्रज्वलित, ये प्रज्वलित जो शब्द है ये सही होगा। ठीक है, दही बहुत खट्टी है, अब यहां पर खट्टा है नहीं लिखेंगे, खट्टा है लिखेंगे ना, खट्टी नहीं, दही बहुत खट्टा है, क्योंकि दही हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होता है। गुड़ का स्वाद मधुर मीठा है, तो मधुर और मीठा क्यों कहेंगे? या तो आप मधुर कहिए या तो आप मीठा कहिए, तो एक चीज लिखिए, तो गुड़ का स्वाद मीठा है। आगे देखिए, रस छंद अलंकार आया है, तो रस कौन सा है? भयानक रस। तो जब भय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है तब भयानक रस की निष्पत्ति होती है। या यूं लिख सकते हैं कि कोई भयावह चीज देखकर या भयावह वस्तु देखकर जब भय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव द्वारा पुष्ट होता है तब भयानक रस की निष्पत्ति होती है। वही लिख दीजिएगा कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पड़ो मूर्छा खाए, ऐसे भी लिख सकते हो। करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक होता, भयानक का भय स्थायी भाव होता है। ठीक है, करुण का क्या होता है? करुण का शोक होता है। तो लक्षण उदाहरण से लिखिए, यानी परिभाषा लिखिए, उदाहरण लिखिए। तो करुण है ना, शोक इसका होता, करुण का कई बार बता चुके हैं, चलो मैं बता ही देता हूं कि जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव विचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। और मणि खोए भुजंग सी जन्नी फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, ये भी लिख सकते हो। संदेह अथवा रूपक अलंकार, संदेह अलंकार में क्या होता है? संदेह बना रहता है, अर्थात जब उपमेय में उपमान का संदेह, मतलब जब किसी वस्तु में संदेह, जब किसी किसी काव्य में किसी पंक्तियों में किसी वस्तु में संदेह हो, उपमेय में उपमान का संदेह हो और संदेह बना ही रहे तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, हैं? अद्भुत है भाई साहब। संदेह जो है वो बना रहता है, वो संदेह कभी गायब नहीं होता है, खत्म नहीं कर सकते। शंका, तो ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई संदेह अलंकार का ऐसा भी लिख सकते हो कि जब किसी वस्तु व्यक्ति कार्य या स्थिति के बारे में निश्चितता न हो करके शंका संदेह व्यक्त किया जाए और ये शंका सौंदर्य पैदा करे या ये शंका समाप्त न हो तब संदेह अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर यह निश्चय नहीं हो पाता है कि वो वास्तविक वस्तु क्या है वहां पर भी संदेह अलंकार होता है। जैसे कह दिया जाए कि ये चांद है या किसी का मुखड़ा है, ये मुखड़ा है कि चांद है, कि चांद है कि मुखड़ा है, मुखड़ा है कि चांद है, कि चांद है कि मुखड़ा, समझ में नहीं आ रहा है ना। रूपक अलंकार उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे जैसे
चरण कमल बंदो हरिराई, आप बहुत सिंपल सा लिखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग, ये भी लिख सकते हो। ठीक है। सोरठा और दोहा दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं, एक का पता है तो दूसरे का उसके उल्टा लिख सकते हो। दोहा यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इसके उल्टा छंद सोरठा है, लिख देना। लाउड स्पीकर से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के संबंध में दैनिक जागरण समाचार पत्र के संपादक के लिए पत्र लिखिए, या अपने इलाके में फैली गंदगी और सफाई की कुव्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। अब ये भाई साहब निबंध लिखिए अपनी भाषा शैली में कि जहां सुमति ताहा संपत्ति नाना, जहां कुमति ताहा विपत्ति निधाना। तो यहां पर सुमति और संपत्ति, सुमति से ही संपत्ति होती, सुमति सम्मति, अच्छा अच्छी बुद्धि, सुमति माने अच्छी बुद्धि, है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मोटिवेशनल निबंध है। विद्यार्थी और अनुशासन, राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका। तो इस तरह के आप निबंध तैयार कर लीजिए, लेकिन अनुशासन वाला जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसको जरूर तैयार करिएगा। तो इस तरह आपका जो पेपर है, वैसे मैंने बहुत सारे निबंध करा रखे हैं, जो मन में आपके निबंध आता है सर्च मारिए अनुशासन ज्ञान सिंधु, अनुशासन निबंध ज्ञान सिंधु, विद्यार्थी और अनुशासन, अनुशासन पर निबंध ज्ञान सिंधु, मिल जाएगा आपको। क्या टेंशन है, ज्ञान सिंधु ऑन, टेंशन गॉन। ज्ञान सिंधु का साथ है तो डरने की क्या बात है। तो आज के लिए बस यहीं तक था हमारा और आपका साथ। मिलते हैं कल, फिर से एक नए सफर पे चलते हैं, फिर से 1 घंटे की क्लास लेते हैं और फिर से एक मॉडल पेपर हल कराते हैं। तो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मोटिवेशन हमको देते रहिए ताकि हम आपको मोटिवेट रख सकें, क्योंकि वही है ना, हमको चार्ज करोगे तभी हम, हमारे अंदर ऊर्जा आएगी। और हमारा हमारा चार्जर है कमेंट बॉक्स, वो भी पॉजिटिव कमेंट्स। तो आप पॉजिटिव कमेंट से हमें चार्ज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।